नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। आज एक मुलाकात की इस खास सीरीज में हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु कुमार बंटी जी। विष्णु जी मानव उपकार संस्था के अध्यक्ष हैं। कोविड-19 से हुई लोगों की मौतों और लावारिस शवों के दाह संस्कार भी विष्णु जी द्वारा ही करवाए गए हैं। विष्णु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। धन्यवाद। आपका भी हार्दिक स्वागत है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। तो विष्णु जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप ये कोरोना काल में किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि कोरोना काल का जो इस बार की दूसरी लहर आई वो जी। काफ़ी भयानक है और मैं समझता हूँ कि मैंने क्या तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में पहली बार इस लहर को देखा, जी। क्योंकि ऐसा कभी लोगों की रूह कहाँ गई देखकर। जी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक से बढ़ के एक जो डेड लोगों की आ रही थी और मतलब बहुत बुरा लोगों को क्रंदन हो रहा था। लोग परेशान थे, किसी बाप, किसी का भाई की माँ, किसी का की पत्नी, किसी का पति, तमाम तरह से लोग दूर हो गए पल भर में ही। ना पैसा काम आया, लोगों ने इतना पैसा बहाया इलाज के लिए, लोगों ने अपने जमीन बेची, मकान बेचे, अपने गहने बेचे बचाने के लिए, काफी प्रयास किया, लेकिन तब भी बहुत से लोग बच नहीं पाए, क्योंकि इतनी भयानक लहर थी कि पल भर में ही लोग अपनों से अपने दूर हो गए। जी, देखते हुए जो हम लोगों के भी नहीं आ रहा था हम क्या करें, क्योंकि जो पहली लहर गत वर्ष आई थी 2020 में, उस समय माहौल दूसरा था। उस समय क्या था कि उस समय जो मरने वालों की तादाद बहुत कम थी, इतने लोग नहीं थे कि जो इतनी अधिक तादाद में लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लग गया था समय रहते, तो बचाव हो गया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि मृत्यु दर तो कम रही, लेकिन लोग भूख प्यास से और उन्होंने जिनके पास जो भी था जुड़ा हुआ उन्होंने वो सारा खर्च कर दिया, लोगों के पास पैसा नहीं था और सारी बातें थी, इसलिए वो परेशान हो गए थे। तो हमने पहली लहर में जो काम किया था, जो भूख प्यास से तड़पते लोग आ रहे थे अपने अपने स्थानों से, कोई गुजरात में काम करता था, कोई महाराष्ट्र में, कोई दिल्ली एनसीआर में, तो अलीगढ़ एवं अलीगढ़ के आसपास के जिलों के रहने वाले लोग, अलीगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ होके तमाम जनपदों को होकर गुजरना पड़ता है चाहे, तो उस वजह से लोग यहाँ आ रहे थे। तो बहुत परे कोई पैदल, और ये आलम था कि एक एक हफ्ते लोग पैदल चले हुए आ रहे हैं, जी। जी। जा रहे थे, कोई 2 दिन 4 दिन दूध में भूखे। तो उस लहर में हम लोगों ने भोजन उपलब्ध कराया था लगभग 10 से 12 लाख लोगों को। मैंने मानवकर संस्था के माध्यम से, मेरी टीम जो मानवता की टीम थी गठित की गई थी, एक कोर ग्रुप बनाया था। हम लोगों ने मतलब पूरा 10 से 12 लाख लोगों को जब भोजन उपलब्ध कराया, वहाँ से लगभग 2-3 लाख लोगों के लिए चाय एवं बिस्कुट की व्यवस्था कराई। और तमाम ऐसे लोग थे जिनको दवा की आवश्यकता थी, क्योंकि एक साथ लॉकडाउन लग गया, लोग परेशान थे, पैसे नहीं थे, कोई कैंसर पीड़ित था, कोई डायबिटिक था, कोई अन्य बीमारियों से ग्रसित था जिनके लिए पर डे दवा चाहिए थी, उन लोगों को दवा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिनके पास पैसे भी नहीं थे और भी तमाम समस्याएं थी, तो हम लोगों ने उनको निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराई। यही नहीं, एक 10-11 साल का बच्चा था, उसके ब्रेन में ट्यूमर था और उसकी माँ जो है मतलब नेटगिरी का काम करती थी घरों में, उसके पास इतना भोजन नहीं, व्यवस्था नहीं थी कि उनका उपचार करा सकें। हम लोगों ने आपके नोएडा फोर्टिस हॉस्पिटल और उसका ऑपरेशन कराया और उस तरीके से वो बच्चा आज स्वस्थ है। तो पहली लहर में तो हमने इस तरीके से लोगों का सेवा की और लोगों ने बहुत सराहा, और जो डेड बॉडी भी हमारे पास आई, हमारे जो मुक्तिधाम है, हमारा जो अंतिम संस्कार इस तरह से शमशान कहते हैं, वहाँ पर भी जो सभा आई थी, हमने उनका पूरा उनको वो व्यवस्था कराई अंतिम संस्कार की। देखिए, ये दूसरी लहर जो थी वो बहुत भयानक थी और इस लहर में तो मतलब इतना उम्मीद भी नहीं थी कि मतलब भोजन, और हम तो ये सोच रहे थे उस तरीके से कुछ व्यवस्था हो पाएगी, लेकिन हम समझ नहीं पाए, क्योंकि लगातार एक पे एक के बाद एक के बाद एक लाशें आती जा रही थी, और जब वो आ रही थी एक के बाद एक, तो समझ नहीं पाए कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि लगातार लोगों, उनके परिजन रो रहे थे, उनका करुण क्रंदन, और लाइन लग गई थी शमशान के बाहर, क्योंकि आपने देखा कि तमाम जगह तो 2-2 3-3 दिनों में नंबर आ रहे थे। एक तो उनका परिजन चला गया, ऊपर से मारा के 2 4 घंटे 6 घंटे उनको लाश को लेके और रोना पड़े, तो बहुत ही दुःख होता है। तो उसको देख के हमने चुनौती को स्वीकार किया और हमने ये प्रयास किया कि हमारे शमशान से कोई भी जो है, हम किसी को भी चुदरी जाने वाला तो चला गया,
उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन अन्य किसी को दुखी नहीं होने देंगे। और हमने पूरा प्रयास किया कि समय रहते जल्दी से जल्दी उनका अंतिम संस्कार करने में शुरू कर सके, और हमने पूरा अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था कराई। और यही नहीं कि हमारी व्यवस्था ऐसी थी कि अलीगढ़ ही नहीं, आसपास के अन्य जिलों में जो है के अलावा दिल्ली और आपका रामपुर, आगरा, मुरादाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव से भी लोग अपने परिजनों को लेकर आए, जिनका अलीगढ़ में कॉन्टेक्ट था, हमने उनका भी अंतिम संस्कार कराया। अच्छा, तो विष्णु जी, जैसा कि आपने बताया, आप लोगों की अलग अलग तरीके से मदद करते हैं, राशन भी देते हैं, उनको दवाइयाँ भी देते हैं जी और जी शवों का अंतिम संस्कार जी भी कराते हैं। तो जी जब ये कोरोना काल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की इतना मदद कर रहे हैं, लेकिन एक चीज अपने यहाँ अक्सर देखने को मिलती है कि हिंदू मुस्लिमों पर राजनीति की जाती है। लेकिन जी आपने इसके उलट काम किया कि आप कि एक समय ये था कि जब अगर किसी को कोरोना हो जाता था तो उनके रिश्तेदार भी उनसे मुंह फेर लेते थे, और उस वक्त आपने उनका जी। साथ दिया, आपने उनका अंतिम संस्कार कराया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाली जो एक चीजें सामने निकल कर आती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी जो मेरी संस्था है उसका नाम ही मानव उपकार है। जी, बिल्कुल। मानव उपकार का मतलब ये है कि किसी भी तरह का मानव क्यों ना, हम उसकी मदद करें। जी, और आपको बता दूं, इस संस्था की शुरुआत वर्ष 2000 में मेरे द्वारा की गई थी। जी, और सबसे पहला जो सब मेरे को मिला था, जो आपको ये और बता दूं कि मानव उपकार संस्था हमारी संस्था है, वो सबसे पहला उनका जो काम है, वो जितने लावारिस सब पाए जाते हैं, अननोन, जिनकी पहचान नहीं हो पाती, हम उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और आज से 21-22 साल पहले संस्था की शुरुआत में एक मुस्लिम व्यक्ति के सबके अंतिम संस्कार करने के साथ हुई। तो हमारे यहाँ ऐसा छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी धर्म के लोगों का हम लोगों ने क्रिमिनेशन किया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कहीं कोई ऐसा नहीं होने देते कि जीते जी अलग अलग धर्मों में, जातियों में उसको बांटा जाता है, लेकिन मरने के बाद उसको नहीं बांट सकते। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कोई आदमी ट्रेन से कट गया, उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए, आप उसकी कैसे पहचान करेंगे वो किस धर्म का है? उसके कपड़ों के आधार पर या उसकी वस्तुओं के आधार पर ही तो पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहला मानव का धर्म यही है कि हम उसका विधिवत अंतिम संस्कार, जो उसके पास से तो वस्तु मिले, उसको हम कर सके। तो जिस तरह चाहे मुस्लिम धर्म के लोग लाए, चाहे सिख धर्म के लोग लाए, चाहे क्रिश्चियन लाए, चाहे हिंदू लाए, हमने सभी को अपनी सेवा प्रदान की, और हमने किसी को भी निराश नहीं होने दिया। अच्छा जी विष्णु जी, जैसा कि अभी तो कोरोना काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन जब एक वक्त पे ये कोरोना की लहर एकदम पीक पर थी तो हॉस्पिटलों की हालत से सभी वाकिफ थे। लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल्स में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा ही कमी थी, या जी। कहें लोग हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहते थे, 2-2 3-3 दिनों तक उनको इलाज नहीं मिलता था। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ने कोरोना की ये दूसरी लहर को उतना सीरियसली नहीं लिया जितना कि उसे लेना चाहिए था? क्योंकि अगर अन्य देशों की बात की जाए तो वहां पर कोरोना से जो मौत के आंकड़े हैं, या अगर कोरोना से जो सरकार ने वहां की रणनीति बनाई वो काफी हद तक अच्छी बनाई भारत के मुकाबले। तो इसमें सरकार की कहाँ तक कमी गई? देखिए, मैं आपको बताऊं, दो चीजें हैं। देखिए, जब पहली लहर आई थी तो लॉकडाउन लगाया था सरकार ने। जब लॉकडाउन लगाया, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, जिसकी वजह से मृत्यु दर में कमी आई थी। लेकिन लोगों ने उनकी उस चीज की आलोचना की कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। तो इस नाते थोड़ा सरकार समझ नहीं पाई। सरकार ने क्या किया कि लोगों के हाल पे छोड़ दिया। सरकार को भी उम्मीद नहीं थी इस तरीके से ये सारा हो जाएगा, और उसमें गलती यही हुई क्योंकि लॉकडाउन नहीं लगा समय रहते लॉकडाउन लग जाता है, या अन्य आवश्यक उपकरण जो उपलब्ध कराई जाती है, सारी चीजें होती, तो वो काफी हद तक काबू पाया जा सकता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा सरकार की जो व्यवस्था, मैं आपको कैसे बताऊं कि सरकार के साथ साथ लोग भी इस बात के लिए दोषी हैं। तो दोषी इसलिए हैं कि लोगों ने इसको हल्के में लिया। सरकार ने तो हल्के में लिया ही लिया, सरकार के साथ लोगों ने भी हल्के में लिया, जिस कारण लोग व्यवस्था नहीं कर पाए। जबकि चाहिए था कि लोगों से खूब अपील करते रहे, भाई घरों से बाहर फालतू ना निकलें, अन्य काम ना करें, सारा ना करें। लोगों ने इसको बिल्कुल लेकर सही हल्के में कह रहे लेके हैं वो आप, करते क्योंकि रहे। जिस जब वक्त कोरोना को सरकार ने हल्के में लिया, जिस वक्त कोरोना पीक पर हो रहा था, उस वक्त तो सरकार चुनावी रैलियों में लगी हुई थी। उन्हें हाँ हाँ शायद हाँ ये अंदाजा ही नहीं था कि लोगों की इतनी जानें जा सकती हैं। हालांकि पिछली बार जो जी कोरोना पहली लहर थी, उससे दूसरी लहर में काफी ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। तो एक तरीके से माना जाए तो सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्या चुनाव हाँ। करवाने देखिए, इतने सरकार ज्यादा जरूरी थे? क्योंकि मैं आपको बताऊं तो
ये इंटर के जो 12th क्लास के थे, ये जो बच्चों की परीक्षाएं थी वो रद्द कर दी गई हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं रद्द किए गए जब कोरोना एकदम पीक पर था। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हाँ, ये वास्तविकता है कि चुनाव की इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस चुनाव इसके लिए दोषी है। अगर चुनाव आयोग अगर सख्ती से काम लेता, चुनाव आयोग उन पे प्रतिबंध लगाता, कोर्ट भी क्योंकि कोर्ट जो मुझे याद है कहीं-कहीं कोर्ट में भी अप्लाई किया गया था, लेकिन कोर्ट ने भी इसमें सहयोग नहीं किया। अपनी कोर्ट तो बंद कर दी, लेकिन चुनाव को रोकना चाहिए था। स्वतः संज्ञान लेती जो आपका कोर्ट जो है, स्वतः संज्ञान लेके उनको करना चाहिए था। सरकार को भी रोक लगानी चाहिए थी। अगर चुनाव नहीं होते तो इतनी जानें नहीं जाती। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें चुनाव का बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि चुनाव में लोगों ने जैसे कहा जाता है ना कि चुनाव कुछ लोगों के लिए व्यापार है, राजनीति कुछ लोगों के लिए व्यापार है, हमारे आपके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की दाल रोटी इसी से चलती है। तो उन लोगों ने आम जनता को भी इसकी आग में झोंक दिया। उन्होंने अपने फायदे के लिए ये परवाह नहीं की कि इससे कितना नुकसान होगा। नुकसान हुआ, लाखों की तादाद में लोग गए, हमारे बीच आज नहीं है वो लोग जो चले गए हम लोगों को छोड़कर। तो चुनाव की बहुत बड़ी इसमें भूमिका रही है। तो विष्णु जी, आपको क्या लगता है कि जो भूल या जो गलती इस बार सरकार से हुई, इस बार प्रशासन से हुई, वो अब थर्ड वेव जो कि बताया जा रहा है कि आने को है, तो क्या सरकार या प्रशासन उससे कुछ सीखेगा, कुछ और बेहतर तैयारियां करेगा? हॉस्पिटल्स में वो पहले जैसी चीजें नहीं होंगी, लोगों को जरूरत है उनकी मदद की सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि जो थर्ड लहर आने को है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जी, जी। ये आप ठीक कह रही हैं कि जो थर्ड लेयर का जो हल्ला मच रहा है, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, एक तरीके से वो जिसमें क्या छोटे-छोटे बच्चों को अपना कहर भी बन सकते हैं उसका, ये इसको देखते हुए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सरकार कागजी व्यवस्थाएँ तो अभी भी चल रही है। रोज़ हम लोग पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में भी या सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, तमाम चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि सरकार कह रही है हम इतने हॉस्पिटल बनाएँगे, इतना ये करेंगे, उतना वो करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, ये धरातल पे कहाँ तक है, इस बारे में सरकार ही बता पाएगी। लेकिन अगर ऐसा पहले की तरह रहा, तो निश्चित तौर पे हमारे काफ़ी हाल इससे जान जोखिम में डालेंगे और हमारे बीच में नहीं रहेंगे अगर सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था सही ढंग से नहीं की। तो खाली कागजी कार्रवाई कर दी, जैसे पहले सेकंड लहर में उन्होंने किया, तो उस तरीके से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बस सरकार को समय रहते चेतना चाहिए, अभी समय है और अगर सरकार को सारी व्यवस्थाएँ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। विष्णु जी, कोरोना को लेकर लोगों के मन में एक डर भी बैठ चुका है, क्योंकि लोगों में ऑक्सीजन की कमी होना और जो है उनका पैनिक होना, ये इस बात का सबूत है कि लोगों में जो डर है कि कोरोना हो गया है तो अब हम शायद बचेंगे नहीं, तो जो आत्मविश्वास कोविड पेशेंट का खो जाता है तो उनको और भी ज्यादा दिक्कतें होती है। तो उनके आत्मविश्वास को किस तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए, उनको किस तरीके से खुद को स्वस्थ रखना चाहिए और क्या-क्या तरीके अपनाने चाहिए? अब जैसे कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ा, क्योंकि जो आपने देखा कि सेकंड लहर में ऑक्सीजन की कमी रही जी, और ऑक्सीजन की वजह से ही जो है तमाम लोगों की जानें गई, क्योंकि सरकार जो है इतनी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाई और सरकार के साथ-साथ हम लोग भी वास्तविक रूप से दोषी हैं, क्योंकि जितने पेड़-पौधे रोज़ कट रहे हैं, पॉल्यूशन की समस्या बढ़ रही है और उस कारण ऑक्सीजन कम हो रही है। तो उसके मद्देनज़र सरकार को सबसे पहले ये चाहिए थी कि सरकार ने तमाम चीज़ें खोल दी। लॉकडाउन एक तो जनपदों को छोड़ा जाए तो तमाम जनपदों में से लॉकडाउन हटा लिया गया है और तमाम आवश्यक वस्तुओं की और अन्य चीज़ों की सेवाएँ लगातार जारी कर दी गई है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या वो है पार्क। सरकार ने अभी पार्कों पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो मेरी सबसे पहले गुज़ारिश यही है कि पार्कों से प्रतिबंध हटाया जाए, जिससे कि लोग पेड़-पौधों के मध्य ताज़ी हवा ले सकें, लोग टहल सकें और योगा की क्लासें चालू कराई जानी चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा महत्व रहता है योगा का और ताज़ी हवा का, जिससे कि लोगों को ऑक्सीजन भी मिलेगी और लोगों का दूसरे से मतलब थोड़ा-सा योग वगैरह कराएँगे तो फिट भी रहेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहा। विष्णु जी, जहाँ पर आप इस मुश्किल वक़्त में लोगों की इतनी मदद कर रहे थे, उनको उनकी ज़रूरत का सामान मुहैया करा रहे थे, वहीं कुछ लोग इस मुश्किल वक़्त में भी कालाबाज़ारी कर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडरों की जो है कालाबाज़ारी हो रही थी, इतना सब मामले सामने आ रहे थे, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी कि वो इस मुश्किल वक़्त में भी किसी की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनको पैसे लग रहे थे?
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने आपदा अवसर का अवसर का मतलब ये उन्हें ये लगा कि ये जो सुनहरा मौका आया फिर कभी नहीं मिलेगा। जी, ₹1 की वस्तु को उन्होंने ₹4 वसूले। जैसे कि मालूम पड़ा कि मुझे बहुत बेहद अफ़सोस हो रहा है, जो तमाम हॉस्पिटलों में जो डेथ हो रही थी लोगों की, मृत्यु हो रही थी, उन लोगों की लाशों को, शवों को लाने के लिए हमारे जो उसका श्मशान गृह तक 3-3 4-4 हज़ार रुपए माँगे, हुँ, एम्बुलेंस वालों ने। वो भी एम्बुलेंस जो कि मानकों के विपरीत थी। मारुति वैनों में लोगों ने एम्बुलेंसें बनाई। ऐसी ऑक्सीजन सिलेंडर का आपने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी कितने मुँह मांगे रेटों पे लोगों को उपलब्ध कराए। अलीगढ़ में भी ऑक्सीजन सिलेंडर का काफ़ी बड़ा हंगामा रहा, सारी चीज़ें रहीं। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन लोग मतलब जो है जो 800, 500, ₹600 का इंजेक्शन होता था, लोगों ने लाख-लाख रुपए तक का खरीदा, बेचा। तो ये एक बहुत गलत है, आपदा को अवसर नहीं बनाना चाहिए और उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए था कि जो कुछ अस्पतालों में या जिन लोगों ने इस लोग चीज़ों से खिलवाड़ किया, कि आज बेशक वो उन लोगों के साथ ये घटना घटित नहीं हुई है। आज हमारे या अन्य लोगों के साथ ये घटना घटित हुई है। लेकिन आगे आने वाले समय में वो उन लोगों के साथ भी हो सकती है, क्योंकि पैसा कभी काम नहीं आया। और एक कहावत है बहुत, शहज़ादी जब सजदस आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चाँदी काम आएगी। ये वास्तविकता है कि पैसा कोई काम किसी कीमत पर नहीं आता। ये उन लोगों के लिए चेतावनी भी है और वो भी है, अगर वो समय रहते उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और क्योंकि ये सभी के साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा विष्णु जी जो जैसा कि शहरों में कोरोना फैला तो गाँवों में भी इसका असर कुछ ख़ास कम नहीं रहा लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार मौत के आंकड़े बताती थी, आपको क्या लगता है कि वो आंकड़े सही बताती थी? क्योंकि आप भी इस काम से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, शवों को अंतिम संस्कार करवा रहे हैं, उनको जलवाने का, दफनाने का काम करवा रहे हैं, तो आपने क्या महसूस किया जो आंकड़े सरकार बता रही है क्या वो सही बता रही है या आपको लगा कि नहीं मौतें ज्यादा हो रही हैं लेकिन बताई कम जा रही है? ये बिल्कुल सही बात है कि मौतें ज़्यादा हुई, बताई कम गई और सरकार ने इन आंकड़ों को छुपाया। क्यों छुपाया? क्या वजह थी? ये सरकार जाने, लेकिन वास्तविक तौर से बात ये है सरकार ने जितनी मौतें बता रही थी, उससे कई गुना अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। ये अच्छा आंकड़े बिल्कुल गलत हैं, सरकारी आंकड़े जो हैं। जी, जी, जी। तो जी। जैसे कि आप विष्णु जी अंतिम संस्कार करवाते थे तो एक दिन में या जो है आपको कभी ऐसा लगता था कि नहीं इतनी सारी लाशें हैं कैसे क्या होगा क्योंकि क्या था कि एक वक्त था जब लाशों को दफनाने का या जलाने की भी जगह नहीं होती थी और जिसके चलते कई बार प्रशासन ने शमशान घाट पर को पूरी तरफ चारों तरफ से बंद भी करवा दिया जिस पर लोगों ने काफी आक्रोश भी दिखाया था तो आपको क्या लगता है कि एक दिन में समथिंग कितना क्या जो है ये आपके पास फ़ोन आते होंगे मदद के लिए कि जो है ये लाशें हैं और इनका अंतिम संस्कार करवाना है? जी, जी। देखिए ये क्योंकि जो देखा जाए जैसे कि मैं जो हमारा श्मशान है मुक्तिधाम नुमाइश मैदान में ही है, उसमें वहाँ एक दिन में 28-30 तक सबे आए, अंतिम संस्कार के लिए। जी। जहाँ गिनती के पहले 2, 4, 5 जो भी जनरल मौतों से आते थे, हुँ, तो इतनी बड़ी तादाद में आए, जिस कारण ये समस्या रही। रहा सवाल श्मशान को बंद कराने का, करने का, तो हुँ, वो संभव नहीं था क्योंकि श्मशान जो है, वो कोई भी श्मशान सरकारी नहीं है। हमारा भी जो जिस श्मशान की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसकी देख-रेख भी हम लोग कर रहे हैं, अपने स्तर से कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं नहीं हुआ कि उसको बंद कराया जाए, लेकिन हमने व्यवस्थाएँ ऐसी रखी जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहाँ लोगों को कई-कई जैसे दिल्ली एनसीआर जैसे मैंने कहा अन्य जगह 2-2 3-3 दिन में नंबर आ रहा था, कि हमारे यहाँ मुश्किल से किसी को भी अगर दिक्कत हुई तो मुश्किल 2-3 घंटे बाद ही उसका नंबर आ गया था, जिससे कि हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो ऐसी वो नहीं रही परेशानी, वो सब अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर डिपेंड करती है। और ये व्यवस्था अगर सरकारी होती तो निश्चित तौर पर लोगों को ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता। अच्छा विष्णु जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूँगी कि वैक्सीनेशन हो रहा है बावजूद इसके लोगों की बड़ी संख्या में जहाँ पर वैक्सीनेशन होता है वहाँ पर भीड़ उमड़ आती है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में वैक्सीन को लेकर अभी भी भ्रम बना हुआ है कि नहीं हम वैक्सीन नहीं लगवाएँगे इससे हमारी जान चली जाएगी या उनके अलग-अलग अपने राय होते हैं कि वैक्सीन से क्या जो है दुष्परिणाम है, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि वैक्सीन उनके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी देखिए, है?
देखिए जो विशेषज्ञ बता रहे हैं उनका कहना यह है कि वैक्सीन बहुत फायदेमंद है और वैक्सीन से लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही कुछ परिस्थितियां रही कि कुछ लोगों की जिनके एक वैक्सीन लगी है, 2 वैक्सीन लगी, वो चाहे अन्य बीमारियों का शिकार हो गए, अन्य किसी कारण से उनको कोरोना हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो एक तो ये थोड़ा-सा कहते हैं ना गलत चीज़ की हवा जल्दी उड़ जाती है, सही चीज़ थोड़ा देर से होती है, तो इसका थोड़ा-सा असर रहा। दूसरा अलीगढ़ में एक ये और रही कि आपको पता होगा एक नर्स पकड़ी गई जो कि वैक्सीन को फेंक देती थी, केवल सिरिंज की सुई लगा देती थी। तो उस तरीके का मामला भी सामने आया था। तो इस तरह के तमाम ऐसे मामले आए। इसके साथ-साथ एक ये भी था कुछ वैक्सीन लगवा के बहुत से लोगों के स्वेलिंग आ गई, फीवर आ गया या थोड़ा वो हो गया। तो ये चीज़ें ज़्यादा फैली, मतलब उसकी पॉजिटिव ना फैलकर उसका सही ढंग से प्रचार-प्रसार ना होके जो नेगेटिव बातें हैं वो ज़्यादा प्रचार-प्रसार में आई, जिससे लोग डर रहे हैं। लेकिन भई जब इतनी मेहनत हमारे वैज्ञानिकों ने की है देश के ने और इतनी वैक्सीन बनाई गई, बाहर से भी वैक्सीन आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है। अगर इतनी मेहनत से बनाई गई है कोई चीज़ सारी हुई तो उसका असर लाभदायक है तभी तो इतने लोगों ने लगवाई, हैं? तो ऐसा नहीं है, उसका फ़ायदा हो रहा है अवश्य लोगों को। चलिए विष्णु जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें और बेहतर काम करते रहें। इस मुश्किल वक़्त में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो कि वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। खैर, हम आपसे फिर मिलेंगे एक मुलाकात की अगली सीरीज़ में किसी नए मुद्दे और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए educationbeats.com। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।